जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के टॉप 10 प्लस क्या है तो 10 प्लस BBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी 2025 के छात्र होंगे वो ये शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला और आपको 100% आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराने वाला है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास एक बार शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो भी कंटेंट होगा इसी चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आप लोग नोट कर लिए ताकि किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप पर आपको बोलना है बस सर हमें ग्रुप में जोड़ दिए या तो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको हाय या लिखना है और अपना नाम या क्लास बताइएगा तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। पहला नंबर का रहा है कि धब्बे क्या है। पूछा जाएगा कि धब्बे क्या है या धब्बे से क्या समझते हैं, धब्बे का वर्णन करें। तो लिखिएगा धब्बे क्या, तो वह निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे, वह निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे उसे धब्बे या दाग कहा जाता है। बहुत सावधानी बरतने पर भी कपड़ों में दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यानी दाग धब्बे क्या है, तो वह निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे उसे धब्बे धब्बे या दाग कहा जाता है। बहुत सावधानी बरतने पर भी कपड़ों में दाग और धब्बे पड़ ही जाते हैं। ओके, ये बात आप लोगों को भी पता होगा। अगला कि प्राणिज धब्बे क्या, प्राणिज धब्बे क्या था, प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बों को प्राणिज पदार्थ धब्बा कहा जाता है। इन धब्बों में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे छुड़ाते समय गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से ये पक्के हो जाते हैं और ठंडे पानी से रगड़कर इसे साफ किया जाता है। प्राणिज धब्बे क्या है, तो प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बे को प्राणिज धब्बा कहा जाता है। इन धब्बों में प्रोटीन होता है, इसलिए इसे छुड़ाते समय गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से ये पके हो जाते हैं, ठंडे पानी से रगड़कर इसे साफ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का रहा है कि वानस्पतिक धब्बे क्या है। वानस्पतिक धब्बे क्या है आप लोग को बताना है। सुनिएगा, वानस्पति क्या है। वानस्पति यानी पेड़ पौधा, वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को वानस्पतिक धब्बे कहा जाता है। पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को वानस्पतिक धब्बे कहा जाता है। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया आदि लगने वाले धब्बे क्या कहलाएंगे, तो वनस्पतिक धब्बे कहलाएंगे। ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर कह रहा है कि खनिज धब्बे क्या है। खनिज धब्बे क्या है आप लोग को सुनना है। ओके, कह रहा है कि खनिज पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बे कहा जाता है। खनिज पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बे कहा जाता है। जैसे जंक हो गया, स्याही हो गया, औषधि द्वारा लगे धब्बे को खनिज धब्बे कहा जाता है। इसे छुड़ाने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि खनिज धब्बे क्या, तो खनिज धब्बे द्वारा लगे पदार्थों को खनिज पदार्थों द्वारा लगे धब्बे को धब्बे कहा जाता है। जैसे जंक हो गया, इसके बाद आपका स्याही हो गया, औषधि हो गया, ये सब जो भी धब्बा है आपको सभी खनिज धब्बे हैं और इसे छुड़ाने के लिए हमें हल्के अम्ल का भी प्रयोग करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर कह रहा है कि स्टार्च लगाना क्या है। स्टार्च लगाना क्या था, वस्त्र में ताजगी, इसके बाद नवीनता, कड़ापन, चमक, क्रांति, आकर्षण एवं सौंदर्य लाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, इसके बाद अखरोट क्या है, तो अखरोट ही लिखिएगा इसको, अखरोट आदि स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। स्टार्च लगाना क्या है, तो वस्त्र में ताजगी, नवीनता, कड़ापन, चमक, क्रांति, आकर्षण एवं सौंदर्य लाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया था। चावल, गेहूं, मक्का आदि, शकरकंद, अखरोट आदि जो है स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। ओके, ये बात को याद रखना है। अगला नंबर है बिरंजक क्या, आप लोगों को पता होगा 10 में पढ़े होंगे। तो बिरंजक क्या था, बिरंजक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें विरंजक कहा जाता है। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियां आदि प्राकृतिक विरंजक है। ओके, विरंजक क्या था, विरंजक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों तथा पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें विरंजक कहा जाता है। खुली धूप, हरी घास, झाड़ियां आदि प्राकृतिक विरंजक है। ओके,
अगला नंबर है विरंजन क्या है, तो विरंजन लिखना रहेगा तो वस्त्र के, कह रहा है कि वस्त्र के मट मैलेपन, वस्त्र के मट मैलेपन, पीलेपन एवं दाग धब्बे को हटाने तथा अशुद्धियों से मुक्त करने एवं उन पर सफेदी एवं उज्ज्वलता लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजन। विरंजन का प्रयोग कब करेंगे, तो वस्त्र के मट मैलेपन, पीलेपन एवं दाग धब्बे को हटाने तथा अशुद्धियों से मुक्त करने एवं उन पर सफेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए इस प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। ओके। अगला नंबर है कि कपड़ों की वार्षिक देखभाल से आप क्या समझते हैं? कपड़ों की वार्षिक देखभाल से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। कपड़ों की वार्षिक देखभाल से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखिएगा कि वस्त्र चाहे सस्ता हो या महंगा, उसकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की उचित देखभाल ना करने पर हम विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं और कीमती से कीमती वस्त्र भी नष्ट हो जाते हैं। जब कपड़ों की देखभाल सालाना की जाती है तो उसे वार्षिक देखभाल कहता है। प्राय ऊनी कपड़ों की देखभाल वार्षिक की जाती है। यानी कपड़ों की देखभाल वार्षिक की जाती है, क्यों? लिखना रहेगा तो वस्त्र चाहे सस्ता हो या महंगा, उसकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। वस्त्रों की उचित देखभाल ना करने पर हमें विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं और कीमती से कीमती वस्त्र भी नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। जब कपड़ों की देखभाल सालाना की जाती है, यानी साल भर में की जाती है, तो उसे वार्षिक देखभाल कहता है। प्राय ऊनी कपड़ों की आवश्यकता जो है या देखभाल जो है वार्षिक ही की जानी चाहिए। अगला नंबर है तंतु क्या है? क्या है? तो तंतु क्या है? तो तंतु या रेशा वस्त्र निर्माण की आधारभूत इकाई है। इसके बिना वस्त्र का निर्माण करना संभव नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशे में वे सारे गुण नहीं पाए जाते हैं जो वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तंतु क्या है? तो तंतु या रेशा वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। इसके बिना वस्त्र का निर्माण करना संभव नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशों में वे सारे गुण नहीं पाए जाते हैं जो वस्त्र निर्माण के लिए क्या हो? आवश्यक हो, यूजफुल हो। 10 नंबर का रहा है कि प्राकृतिक रेशा क्या है? क्या है? तो प्राकृतिक रेशा क्या है? तो प्रकृति प्रदत्त वे सभी रेशे जो प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये रेशे कीड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों के रूप में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। ओके। प्राकृतिक रेशे क्या है? तो प्रकृति प्रदत्त वे सभी रेशे जो प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये रेशे कीड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों के रूप में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अगला नंबर है वानस्पतिक रेशे क्या है? तो वानस्पतिक रेशे क्या? तो वे रेशे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वनस्पति रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधों होते हैं, यानी पेड़ पौधों से होता है। कपास वनस्पति जगत से प्राप्त सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके। यानी वे रेशे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वनस्पति रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधों होते हैं, ठीक है। और कपास जो होता है, कपास वनस्पति जगत से प्राप्त सभी रेशों में जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। ओके, इतना याद रखना है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। अगर आप लोगों का कोई सुझाव रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ओके। और किस सब्जेक्ट पर आप लोग को वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।